वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए अध्याय को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ आप गौर करेंगे कि मैंने लिख छोड़ा है विज्ञान कक्षा 9 यानी 9वें क्लास 9 का एक वीडियो मैं बनाया जा रहा हूँ, जो विशेषकर जीव विज्ञान का अध्याय जो लेसन 5 है, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जीवन की मौलिक इकाई के बारे में आपको कुछ याद है? आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जीवन की मौलिक इकाई या क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो इसे कोशिका को कहते हैं। बिल्कुल सही, आप सही समझे। यानी इस अध्याय में हम लोग कोशिका के ऊपर अध्ययन करेंगे और कोशिका के क्या कार्य होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं, कैसे ये दिखाई देता है, और इनके कोशिकांग यानी इनमें पाए जाने वाले अलग अलग अंग का क्या नाम है। ये सारे चीज़ों पे हम यहाँ पे विस्तृत जानकारी लेंगे। लेकिन जानकारी लेने से पहले आपको ये मैं बिल्कुल बता दूं कि कोशिका शब्द का आखिर उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आप देखें कि 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कॉर्क से आप समझ सकते हैं, जो आप वो बैडमिंटन खेलते हैं तो उन्हें ही हम लोग बोलचाल की भाषा में कॉर्क बोलते हैं, लेकिन कॉर्क असलियत में जो उसके पीछे एक हल्के लकड़ी का टुकड़ा होता है लगा हुआ, जो कॉर्क कहलाता है। या पुराने समय में आप होम्योपैथी के दवाई में मेडिसिन के ऊपर एक ढक्कन लगा लकड़ी का रहता है, उसे कॉर्क बोला जाता है। वो काफ़ी हल्का होता है। तो उसके ही उन्होंने बहुत ही पतला पतला, जैसे अगर आप खीरा काट रहे हो या आलू काट रहे हो, उसी तरीके से उसका बिल्कुल पतला पतला काट वो तैयार कर रहे थे। और उसे काट को उसने अपने घर में रखे हुए सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो सूक्ष्मदर्शी को ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म मतलब छोटा, दर्शी मतलब दिखाने वाला। वैसे यंत्र जो छोटे से छोटे वस्तुओं को दिखाए उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। चलते हैं आगे। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब उन्होंने रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पतले काट को अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें कुछ इस प्रकार की रचना दिखाई दी। छोटे छोटे कमरे की तरह मधुमक्खी के छत्ते के आकार का रचना उन्हें दिखाई दिया और वो देख के वो काफ़ी हैरान हो गए। और उन्होंने एक वर्ड उसके लिए इंग्लिश में यूज किया, सेल असल में एक लैटिन वर्ड है। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही होता है छोटा कमरा। आप जेल वगैरह में भी जो कैदियों के लिए छोटे छोटे कमरे होते हैं उन्हें भी सेल ही कहा जाता है। हिंदी में हम उन्हें कोशिका कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रचना उन्हें दिखाई दी, गोल, बिल्कुल ही किसी कोई निश्चित आकार का नहीं, बीच में एक काला धब्बा बस। और उन्हें कुछ अपने जो सूक्ष्मदर्शी था उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। आगे चलकर सबसे पहले विज्ञान यानी जीव विज्ञान तब तक बहुत अच्छा या उन्नत या अच्छे पढ़ाई के लिए नहीं रास्ता उनका खुला जब तक सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के ज़्यादा हुआ। साल दर साल हर साल कुछ नए वैज्ञानिक विश्व के किसी कोने पे एक उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करने पे लगे हुए थे और ये काफ़ी लंबा चरण। हाँ, यहाँ इतिहास में बिल्कुल ये क्लियर नहीं है ये कि कौन सबसे पहला सूक्ष्मदर्शी को बनाया था। कुछ लोगों को कहना है कि जॉनसन एंड जॉनसन पिता पुत्र का जोड़ी था, उन्होंने इसे तैयार किया। कुछ लोग गैलीलियो जो टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे उन पे नाम दिया गया, और कुछ लोग हाइजेंस इनके ऊपर दिया गया। ये लेंस वगैरह पे काम करते थे, फिजिक्स के भौतिकी शास्त्र के एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। लेकिन इन सभी का नाम सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के ऊपर जाता है। यहाँ आप एक नाम देख रहे होंगे, जियोवानी फैबर। इसे जरूर याद रखिएगा। जियोवानी फैबर जो हैं, ये माइक्रोस्कोप जो टर्म है ये इनके द्वारा दिया गया है। यानी इस यंत्र का नाम माइक्रोस्कोप होगा, वो नाम किनके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है जियोवानी फैबर के द्वारा। इस तरीके से साल दर साल फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और उन्नत किस्म के माइक्रोस्कोप सब आते गए। लेकिन अंत में 1930-31 से आसपास जब रसिया के दो वैज्ञानिक नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज
शुरू की। और 1940 आपकी किताब में देखते होंगे कि आपने दिया कि 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया गया है, लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले 1921 के आसपास से शुरू हुआ था, ये नॉल एंड रस्का के द्वारा। और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों का इनमें हाथ है, लेकिन मुख्य श्रेय जाता है हमारे रशियन साइंटिस्ट नॉल एंड रस्का को। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उन्होंने किया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के निर्माण और खोज बनने के बाद लोगों को असल में जीव विज्ञान के चीज़ों को सही सही आकलन और देखने का मौका मिला, क्योंकि वे इतने छोटे छोटे चीज़ों को भी अब देखने लगे जो पहले एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी से सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देखा जा सकता था। अच्छा, लगातार में ये सिंपल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो इनफैक्ट काफ़ी महंगा और बड़ा यंत्र है जो आपको स्कूलों में नहीं दिखेगा, लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप है वो तो आपके विद्यालय में आपने देखा होगा, जो आपके प्रयोग में आपके जीव विज्ञान के शिक्षक ने आपको दिखाया भी होगा। अच्छा ठीक है, चलिए तो आज आपको फिर से दिखाते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा होता है और उसके बाद बात करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसे आप पहले चारों तरफ से एक बार इसका अवलोकन कर लें। ये आप अपने विद्यालय में इसको देखे भी होंगे। तो चलें अब इसके बारे में कुछ बताते हैं। जैसे ये आई पीस है। ये क्या हो गया, आई पीस है। इसे देखते हैं। ये एक बेस की तरह है। ये उसका पैर है, स्टैंड है। ये हम इस लेंस को ऊपर या नीचे सेट करते हैं। इससे फाइन एडजस्टमेंट और कोर्स एडजस्टमेंट होता है। इस तरीके से इसे उठाया जाता है। नीचे आप देख रहे होंगे एक मिरर है जिससे रोशनी की तरफ रखते हैं। रोशनी इससे टकराकर इससे ऊपर आता है। ऊपर आप देखें एक छिद्रनुमा जो है, ये 2 क्लिप इसमें दिया हुआ है। जब आप स्लाइड बनाएंगे तो इसके ऊपर आप रखेंगे और ये बिल्कुल सही तरीके से इससे होता हुआ ये ऊपर आप यहाँ से आँख लगाकर देखेंगे। यहाँ आप देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 45x, ये 10x, एक उस तरफ और लेंथ रहता है जो 100x है। यह x मतलब इतने गुना ज़्यादा वो इनको बड़ा कर देगा। और ये क्लिप से जो आप स्लाइड बनाए हैं उसे दबा के रखें ताकि अच्छे तरीके से ये आप उसको बिना हिले आप अपने कार्य को कर सकते हैं। तो ये रहा एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो आप अपने विद्यालय में ज़रूर ही देखे होंगे। तो यहाँ भी दोबारा आप एक बार देख लें, और ताकि आप कहीं भी अगर अपने बड़े विद्यालय वगैरह में जाते हैं, बड़े कॉलेजों में जाते हैं, तो वहाँ आप इन्हें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। और आपको ये है, अगर विद्यालय में भी आपका ये सुविधा उपलब्ध होगी तो वहाँ भी आपको इन्हें बनाने और काम करने का इस पर मौका मिलेगा। तो ठीक है, चले। तो कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कोई भी कोशिका किस आकृति की होगी, कैसा उसका आकार होगा, ये वो कौन सा कार्य कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। और सभी कोशिकाएं अपना एक निश्चित कार्य, एक विशिष्ट कार्य के अंतर्गत ही अपनी रचना और अपने आकार को तहत रहती हैं। जैसा कुछ अपना आकार बदलते रहते हैं। कुछ कोशिका ऐसे होते हैं जैसे अमीबा को आप देखे होंगे, वो एक कोशिकीय जलीय जीव है और ये भोजन को प्राप्त करने के लिए अपने कूटपाद की सहायता से, जो आप पिछली कक्षा में जरूर पढ़े होंगे, वहाँ ये आकृति अपना बदलता रहता है। लेकिन कुछ अपना आकार लगभग स्थिर रखते हैं। लगभग क्या रहता है, स्थिर रहता है। इनका आकार बिल्कुल ही नहीं बदलता है। यथासंभव ये रहता है कि कुछ थोड़ा बहुत अंतर आए तो आए, लेकिन ये लगभग स्थिर के ही इनके कैटेगरी में इनको रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें कि यहाँ मैंने कुछ तस्वीर बना रखा है मानव में पाए जाने वाले कुछ कोशिकाओं को। जैसे ये पेशीय कोशिका यानी मांसपेशी, मसल्स का जो कोशिका होता है वो इस प्रकार रहता है। ये रुधिर, अच्छा रुधिर का अगर आप जीव विज्ञान के विषय में पढ़ाई कर रहे हो तो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि रुधिर हम लोग खून, जो लोकल बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं खून, लेकिन अगर आप वैज्ञानिक भाषा के तहत अगर आप
अपना उत्तर लिख रहे होंगे तो वहाँ आप रुधिर इस्तेमाल करेंगे, जो आप अगली कक्षाओं में आपको बताया जाएगा या पिछले कक्षा में भी बताया गया था कि रुधिर की जो कोशिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। खैर तत्काल अभी उसे रहने देते हैं। तो रुधिर की कोशिकाएं वो इस प्रकार की होती हैं। फिर आता है हमारा तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका तंत्र में रहता है। ये बिल्कुल आपको जड़नुमा निकला हुआ रहेगा। इन कोशिकाओं का आकार और आकृति या प्रकार जो है वो हमेशा यथासंभव एक जैसा रहता है, कभी बदलता नहीं है। ये हो गए अंडाणु, एग सेल, और ये शुक्राणु यानी स्पर्म। ये सारे चीज़ों का एक मैंने उदाहरण के स्वरूप आपके सामने तस्वीर में पेश किया है कि इनका आकार सामान्यतः स्थिर रहता है। कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। यहाँ बिल्कुल ध्यान देंगे कि कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग अगर आप इसे संधि विच्छेद करके पढ़ें तो कोशिका के अंग, कोशिका के अंग को हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? कोशिकांग। कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल को ही हिंदी में कोशिकांग कहा जाता है। और एक प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करते हैं। एक कोशिकांग हर कोशिका, हाँ तो मैं बता रहा था कि यदि कोशिका का अध्ययन हम सामान्य सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें उनमें सामान्यतः हर एक कोशिका में ये 3 गुण दिखाई देते हैं। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। जो पहला है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक, तीसरा है कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली अगर आप इंग्लिश में देखें तो इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। केंद्रक न्यूक्लियस, और तीसरे नंबर पर आता है कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अगर आप जैसे खेत वगैरह में देखते हैं कि पानी को रोकने के लिए हम लोग चारों तरफ से मिट्टी का दीवार की तरह बना देते हैं और बीच में पानी डाल देते हैं, तो अगर वो किनारे वाले दीवार को देखें तो वो हमारा सेल मेम्ब्रेन की तरह हुआ। बीच में जो पानी अगर है वो हमारा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य हो गया। और उस पूरे स्ट्रक्चर में बीच में अगर एक मिट्टी का टुकड़ा हम डाल दें तो वो केंद्रक की तरह काम करता है। ये एक बाहरी दीवार है। प्लाज्मा झिल्ली जो है ये बाहरी दीवार है जो बाहरी किसी भी वस्तु को आने जाने में निर्णय लेता है कि कौन सी वस्तु कोशिका के अंदर आएगी और कौन सी वस्तु कोशिका के बाहर जाएगी। इसका विचार और इसका जो निर्णय है वो केंद्रक की सहायता से प्लाज्मा झिल्ली लिया करता है। केंद्रक जो न्यूक्लियस कहा जा रहा है इसे कोशिका का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। और तीसरा है कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाला जो तरल पदार्थ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। और जितने प्रकार के कोशिकांग अब हम अध्ययन करेंगे, सेल ऑर्गेनेल का अध्ययन करेंगे, वो सभी किस में पाए जाते हैं? वो सभी हमारे कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। यहाँ मैं इंग्लिश में भी इन सभी का टर्म इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप अपने परीक्षा में यानी अपने किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप आते हैं तो वहाँ आप कोशिश करें कि आप इन सब टर्म को भी इस्तेमाल करें जिससे आपका उत्तर ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो फिर से शुरू करते हैं इस जगह पे। तो जैसा हम लोगों ने बताया कि जब आप एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो 3 गुण आपको दिखाई देता है, जिसका पहला था प्लाज्मा झिल्ली या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा था केंद्रक और तीसरा था हमारा साइटोप्लाज्म। तो अब एक एक करके हर एक को देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली या उसे ही कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। इनके क्या क्या विशिष्ट गुण हैं? यानी ये सबसे बाहरी परत होता है, ये किसी भी कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है। यहाँ अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ अंतर होती हैं जो मैं विस्तृत से आपके साथ चर्चा करूंगा। तो पहला नंबर पे था कि सबसे बाहरी परत होता है। यहाँ कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है, कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है लेकिन अन्य को रोकती है। यानी सभी वस्तु या कोई भी चीज़ कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के अंदर या बाहर
कुछ विशिष्ट जो होते हैं वो जाते हैं, लेकिन कुछ को वो जाने नहीं देती है, बहुत सिलेक्टिव होती हैं। उसका बिल्कुल निर्णय है कि मैं इसे जाने दूंगा या इसे नहीं जाने दूंगा, जिसके कारण इसका एक और नाम में भी पड़ गया, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, अगर इसे इंग्लिश में हम देखें तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या था? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। अगर इंग्लिश में हम देखें तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसे हम लोग कहते हैं। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो है ये कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा जाती है। विसरण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। हम लोग क्या कहते हैं विसरण को? डिफ्यूज़न। और तो H2O यानी जल, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, इसे इंग्लिश में हम लोगों ने क्या नाम याद किया था? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा हो तो उसे पराशरण यानी ऑस्मोसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख के छोड़ा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे बिल्कुल आप याद रखेंगे उत्तर लिखते समय कि ये जीवित कोशिका में होती है, मृत कोशिका में नहीं होती है। यानी ऑस्मोसिस या जो परासरण की विधि है वो सिर्फ जीवित कोशिकाओं में होती है, मृत कोशिकाओं में नहीं होती है। तो यहाँ दो प्रकार के आपने नए नए टर्म देखे, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। यानी गैसेस का जब बात हो रहा था तब हम डिफ्यूज़न की बात कर रहे थे, लेकिन जल के समय में हम लोग ऑस्मोसिस का नाम लिए, ये एक अलग टर्म है। इसके बाद आपने कभी ये देखा है कि अगर एक किशमिश को हम लोग पानी में डाल दें, या अगर एक नमक चीनी के घोल में हम किसी एक कोशिका को डालने का कोशिश करें, किशमिश को ही डालने का कोशिश करें, ये तीन अलग अलग तरीके से हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ देखें, अल्प परासरण दाबी विलयन, सम परासारी विलयन और अति पराशरण दाबी विलयन, ये तीन तरह के विलयन, इन तीनों का भी मैंने इंग्लिश लिख रखा है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। अब देखते हैं पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब किसी नमक या चीनी के घोल में पानी ज़्यादा हो, किसी विलयन में अगर पानी ज़्यादा हो, जल की मात्रा ज़्यादा हो, और ऐसे में अगर किसी कोशिका को हम डालते हैं तो यहाँ जल की मात्रा जो है वो अंदर की तुलना में बाहर ज़्यादा होगा। यानी बाह्य क्षेत्र में अगर जल की सांद्रता अधिक हो तो जल बाहर से अंदर की ओर गमन करेगी और ये फूल जाएगा, कोशिका क्या होगा? फूल जाएगा। दूसरे स्तर पे क्या आ रहा था? समपरासरी यानी आइसोटोनिक, जब बाह्य जल और अंदर वाले जल दोनों की सांद्रता एक जैसी हो। अगर दोनों की सांद्रता एक जैसी हो तब कोशिका में कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि जल ना ही अंदर से बाहर या बाहर से अंदर गमन करेगी। और तीसरे सॉल्यूशन में आता है अति परासरण दाबी विलयन यानी हाइपरटोनिक। यहाँ जल की सांद्रता बाहर ही कम होती है, अंदर ज़्यादा रहता है, जिसके कारण जल का मूवमेंट या गमन अंदर से बाहर की ओर होता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। ये तीन ही स्थिति को आप बिल्कुल साफ साफ याद रखेंगे, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में बाहर की सांद्रता ज़्यादा, आइसोटोनिक में दोनों का बराबर और हाइपरटोनिक में अंदर का ज़्यादा। इस प्रकार से हम ये इसे देख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं उसके मुख्य बिंदुओं को देखा। अब आगे देखते हैं हम केंद्रक के बारे में। तो दूसरे नंबर पे था कोशिका भित्ति। यहाँ कोशिका भित्ति, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि कोशिका झिल्ली के अलावा पादप कोशिकाओं में एक अतिरिक्त भित्ति होती है जिसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं या सेल वॉल, उसे इंग्लिश में ही हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और आप देखेंगे कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, यह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। यहाँ जो ध्यान देंगे ये सेल्यूलोज की बनी होती है और प्रतिकूल समय यानी अत्यधिक दाब या ताप या तेज हवा के समय में ये कोशिका के पादप कोशिका की रक्षा करता है, उन्हें प्रभावित हो जाता है। यानी आप कभी जब हमें ठंड लगती है या गर्मी लगती है तो इंसानों को देखेंगे वो कभी हल्के कपड़े पहने
या मोटा कंबल डाले ठंडे के समय में, लेकिन पेड़ पौधा हर एक इस समय एक ही जगह पे जड़ रहते हैं, वो कहीं इधर से उधर गमन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए एक अतिरिक्त प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक और परत होता है जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, चलें अगला जो बिंदु, जब ये हो गया हमारा पहला परत जो था उसके बारे में, अगला था केंद्रक, या अगर इंग्लिश में इसे हम देखें तो इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। जैसा कि नाम से ही आप देखें केंद्रक यानी केंद्र में रहने वाला, यह सामान्यतः इसकी जो स्थिति होती है या इसका जो पोजीशन होता है वो केंद्र में, किसी भी कोशिका के केंद्र में सामान्यतः इसकी स्थिति होती है, और ये चारों तरफ से एक दोहरे परत से घिरा हुआ रहता है। सामान्यतः कोशिका के केंद्र में होता है और चारों तरफ से दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये चारों तरफ से एक दोहरे परत का होता बना हुआ जिसे केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं, इंग्लिश में मैंने रख छोड़ा है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इनमें क्रोमोजोम होते हैं। हाँ, न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इनमें क्रोमोजोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देता है। जो मेन अनुवांशिक तत्व है वो ये क्रोमोजोम के तहत आता है, जो केंद्रक में प्राप्त किया जाता है, रहता है, उपस्थित रहता है, और वो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार यानी रॉड शेप आपको वो दिखाई देगा। क्रोमोजोम में अनुवांशिक गुणों की सूचना, क्रोमोजोम में अनुवांशिक गुणों की सूचना यानी डीएनए जो है वो अणु के रूप में होती है, डीएनए अणु के रूप में होती है। यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ कि डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का एब्रिविएशन है, और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। यहाँ ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि दोहरा परत होता है, लेकिन ये जितने भी आपको चीज़ बताए गए जैसा कि सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म, अभी आपसे मैं चर्चा करूँगा, इन सभी चीज़ों को आप बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आने के कारण ही लोग इसे देख सके, और यहाँ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये तत्वों को केंद्रक से अंदर और बाहर जाने ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद मैंने देखिए लिख रखा है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी वैसे कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली सुस्पष्ट या नहीं होता है उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रो मतलब पहले, कोशिका झिल्ली बनने से पहले वाले जो कोशिका सब हुआ करते थे पहले, ब्लू ग्रीन एलियस वगैरह को, इन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में रखते हैं। एंड यूकैरियोटिक वो ऐसे कोशिका हुए जिनमें कोशिका झिल्ली स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और तीसरा कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव को हम लोग इंग्लिश में साइटोप्लाज्म लिखते हैं। मैंने हर एक शब्दों को रेड कलर से इंग्लिश में इसलिए लिखा है ताकि आप अपने नोट कॉपी पे इसे नोट कर लें और इस्तेमाल कर सकें। तो कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है, यानी कि कोशिका झिल्ली जो बाहरी एक परत मैंने बताया था उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं या इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। इनमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं और उसी तरल पदार्थ में कोशिका के बहुत सारे विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम लोग कोशिकांग यानी इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग। यानी पहले भी मैंने बताया था कोशिका के अंग होते हैं वो सब, जिसके उदाहरण तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जो मैं अगले वीडियो में आपसे उसके बारे में विस्तृत चर्चा करूँगा। तो जितने भी तरह के कोशिकांग यानी इंग्लिश में ऑर्गेनेल कहते हैं ये होते हैं। और अंत में
कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि कोशिका द्रव तथा केंद्रक अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिलाकर एक तरह से बात किया जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो प्रोटोप्लाज्म का जो टर्म है ये सबसे पहले हैंस्टीन ने 1880 में दिया था। हैंस्टीन ने 1880 में इसका इस्तेमाल किया था। ये आप दूसरे एक तरह से ये भी सोच सकते हैं कि अगर हम कोशिका की झिल्ली को, जो सेल वॉल है, उसे हटा दें और तब अगर कोशिका के द्रव और केंद्रक दोनों को एक साथ रखें तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और यहाँ आपको मैं बिल्कुल बता दूं कि इस प्रकार के जब आप ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं जो हमारे वैज्ञानिकों को द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बाहर के सेल वॉल को, कोशिका झिल्ली को हटाकर उस पर काम किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसके अगले पार्ट पे हम विभिन्न कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, अगर आपको कोई भी और दिक्कत हो, ज़्यादा जानकारी लेना हो, तो वर्ग 8 यानी क्लास 8 का भी इस विषय पे एक वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उसे भी आप देख सकते हैं कुछ पूर्व जानकारी के लिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज मिलाकर कुल हम लोगों ने कितने बिंदुओं पे बात किया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोशिका की खोज की, माइक्रोस्कोप को देखा। जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो 3 गुण हमें दिखाई देते हैं, जो कोशिका झिल्ली था, केंद्रक था और हमारा क्या था, कोशिका द्रव था। इन तीनों को फिर हम लोगों ने विस्तृत में जानकारी ली। तो अगले क्लास में मिलते हैं आपसे फिर, जबकि विभिन्न प्रकार के कोशिकांग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो स्टे ट्यून। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, गुड नाइट।